गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 आरोह भाग 2 काव्य खंड का तीसरा चैप्टर कविता के बहाने तथा बात सीधी थी पर का दूसरा भाग व्याख्या का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पहले भाग में आपने कुंवर नारायण मिश्र के जीवन परिचय तथा कविता के बहाने भाग का व्याख्या देखा कि किस प्रकार से कविता की तुलना कभी चिड़ियों से करता है तो कभी फूलों से करता है तो कभी बच्चों से करता है, और हर परिस्थिति में कविता की तुलना जब चिड़ियों से करता है तो कहता कि नहीं, चिड़ियों के उड़ने की एक निश्चित सीमा है परंतु कविता के उड़ने की कोई सीमा नहीं है। फूल के बारे में भी कहता है कि फूल के भी महकने और मुरझाने की एक निश्चित सीमा है, मुरझा जाने के बाद फूल की खुशबू नहीं रह जाती है परंतु कविता अनंत काल तक खिली रहती है और उस कभी मुरझाती नहीं है, इसलिए फूल और कविता में भी कोई तुलना नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों से तुलना करते हुए कहता कि कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चों का खेल एक निश्चित सीमा में नहीं बंधा होता है, उनके खेल में जात पात धर्म आदि का बंधन नहीं होता है, अमीर गरीब का बंधन नहीं होता है, उसी प्रकार कविता भी जब खिल जाती है तो उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक बंधन नहीं होता है। यह कविता हुई थी। आज हम उसी कविता का दूसरा भाग बात सीधी थी पर, जो कविता के बहाने वो कुंवर नारायण मिश्र के इन दिनों कविता से काव्य खंड से ली गई थी और यह बात सीधी थी पर से ली गई है। यहाँ पर कवि कहता है कि कभी कभी हम अपने भावों को, अपने बातों को समझाने के लिए ज़्यादातर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे बात का अर्थ सामने वाले के समझ से परे हो जाता है और हम अपने भावों को, अपने विचारों को समझा नहीं पाते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। एक साधारण सी बात थी, बात साधारण सी थी लेकिन भाषा के चक्कर में, बहुत ज्यादा विद्वान बनने के चक्कर में, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, और उसके चक्कर में हमने बात को इतना घुमाया कि उसमें जाकर फंस गए, हम निकल नहीं पाए। यानी कविता में जो बात कहनी है, जिस शब्द से काम चलाना है वही शब्द कहना चाहिए, उसके लिए पर्यायवाची या अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कि अगर किसी व्यक्ति को जो रात में चलता है तो उसे रात्रिचर कहते हैं, तो आप किसी व्यक्ति को अगर कहेंगे कि भैया ये तो रात्रिचर है तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसी शब्द को अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के नाते कहते हैं कि भाई तुम निशाचर हो। निशाचर, निशा मीन्स भी रात होता है, चर मीन्स चलने वाला, रात में चलने वाला। लेकिन अब देखिए भाव बदल गया, अब आप उसको समझा नहीं पाएंगे, वहाँ आप उसको समझा नहीं पाएंगे। भाई लोग समझेंगे निशाचर मीन्स राक्षस, निशाचर मीन्स राक्षस। तुमने हमें राक्षस कैसे कहा भाई, लड़ बैठेगा। तो इसलिए कविता में जो शब्द जिस जहाँ के लिए बनाया गया है वहीं पर उसका प्रयोग होगा तो भी भाव समझ में आएगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जहाँ पर पानी शब्द लिखना है वहाँ जल नहीं लिख सकते हैं, जहाँ हवा लिखना है वहाँ पवन नहीं लिख सकते हैं, अन्यथा आप भाव कविता का बिगड़ जाएगा।
तो भाषा के चक्कर में, बड़ा विद्वान बनने के चक्कर में बात फंस गई, टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। भाई जब निशाचर कह दिए तो आप उसको समझे, भाई नहीं हम आपको राक्षस नहीं कहना चाहते, हम निशाचर नहीं कहना चाहते हैं, हमारे कहने का था तो। लेकिन वो जब सामने वाला मूढ़ व्यक्ति समझने में प्रयास नहीं करेगा तो आप उसको समझाते रहिए। जब थक हार जाएंगे तो कह भैया हम तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हमको हमारा पीछा छोड़ो। भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चलेगी। अब उसको आप समझाने का प्रयास, नहीं भाई हमने निशाचर मतलब असुर नहीं कहा है, असुर नहीं कहा है, दानव नहीं कहा है, हम कहने का तात्पर्य है रात्रिचर, जो रात में चलते हैं, जो रात में चरते हैं, यह कहना चाहते हो हमको। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरक कसता चला जा रहा था। देखिए जब कहीं भी बात उलझ जाए, बात फंस जाए, उस समय हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक उसको समझना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक उसको समझे, धैर्य बनाए रखें। लेकिन कभी कहता है कि मैंने, जब बात बिगड़ गई तो आदमी घबरा जाता है, जैसे ही हो हल्ला होने लगता है तो आदमी घबरा जाता है। आपने रात्रिचर को जैसे निशाचर कह दिया, असुर कह दिया, अब लोग आपको मारने के लिए चढ़ बैठेंगे तो व्यक्ति घबरा करके और गलतियों पर गलतियां करते चला जाता है। तो कहता है मैंने धैर्य से समझे बिना पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। अब जब भीड़ समूह उसे मारने के लिए तैयार हो गए तो अब ये सोचा कि कैसी तरह से इसको निपटा के हम यहाँ से खत्म करके चले। लेकिन जब भीड़ उग्र हो गई तो आप उसे अब बिना संतुष्ट किए भाग नहीं सकते हैं, तो आप उसे बिना संतुष्ट किए वहां से भाग नहीं सकते हैं। अब बेहतर कसता चला जाए, सोचा कि किसी तरीके से इसको, चाहे जो भी हो, हम इसको बात को समझा लें, निकाल लें। क्योंकि अब जब समझा रहा था तो कुछ लोग तो वाह वाह कर रहे थे, कुछ लोग गाली दे रहे थे, वाह वाह भी सुनाई दे रहा था उसे। और ये क्या शब्द बोला है कवि जी ने, वाह वाह, कोई जवाब नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, अपने भावों को समझा नहीं पा रहे। और उसके चक्कर में और क्लिष्ट से क्लिष्ट तत्सम शब्दों का, संस्कृत शब्दों का प्रयोग किए जा रहे हैं। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह मिल रही है। जो तमाशा वहां देख रहे थे उनकी शाबाशी मिल रही है उन्हें वहां पे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना मतलब कि बात का बतंगड़ बन जाना, अर्थ का अनर्थ हो जाना। इन्होंने बड़ा जोर जबरदस्ती से समझाने का प्रयास किया, अलग अलग शब्दों के माध्यम से उसे बताने का प्रयास किया, परंतु वो बात लोगों को समझ में आई नहीं। बात का बतंगड़ बन गया, बात का अर्थ का अनर्थ हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जो हम भाव, जो बात कहना चाहते थे, जो लोगों को बताना चाहते, समझाना चाहते थे, वह बेकार हो गई, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब जैसे कोई नट बल्ट है, अगर उसको आप कसना जाए, अगर सही चूड़ी में न पड़े, टेपर अगर चूड़ी में पड़ जाए, टेढ़ा पड़ जाए, तो उसको ज़बरदस्ती अगर कसने का प्रयास करेंगे, सही अगर घात में पड़ गई तो कसा जाएगा आसानी से। लेकिन अगर टेपर हो गया, टेढ़ा हो गया और उसको आप कसने का प्रयास करेंगे तो उसकी चूड़ी मर जाएगी। अब जब चूड़ी मर जाएगी तो वो फ्री हो जाएगा, उसी में घूमने लगेगा, वो किसी काम का नट बल्ट अब नहीं रह जाएगा। तो अब बेकार घूमने लगी, वो चूड़ी मर गई,
जबरदस्ती इन्होंने कसने का प्रयास किया, उसको घात में लगा करके, यानी लोगों के भावनाओं के हिसाब से उसे समझने का प्रयास नहीं किया। अलबत्ता क्या किया भाई, जबरदस्ती उसे कसने का प्रयास किया और चूड़ी मर गई, लोगों के बात समझ से परे हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब क्या करेंगे, जब नटवल ढील हो गया, कस नहीं रहा, तो लगा कि उसको छेनी हथौड़ी से ठोक देते हैं लोग। अब जब ठोक देते हैं तो क्या होता है कि वो बाहर से तो दिखता है कि बराबर हो गया, हाँ सही हो गया, लेकिन अंदर से उसमें कसाव नहीं होता है। हम जो बात समझाना चाहते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो जबरदस्ती हम कहते हैं ठीक है यही बस समझो, मैं नहीं जानता, बस इसको याद कर लो, मैं बता रहा हूँ इसलिए याद कर लो। तो अब लोग याद तो कर लेंगे लेकिन उसमें वह भाव नहीं रह जाएगा, वो समझदारी लोगों में नहीं आएगी, जो हम बताना चाहते थे वह समझ नहीं पाएंगे लोग। ये समझ लीजिए, अगर जबरदस्ती हम किसी को के ऊपर थोप दें, मढ़ दें कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, चाहे जैसे भी हो करो, तो क्या होगा, करेगा तो, लेकिन वह मन वह भाव नहीं आएगा उसमें, न तो उसमें कसाव होगा, यानी कि न तो व्यक्ति को उसमें समझने में दिलचस्पी होगी, ना ही वह उस भाषा को, वह भाव को समझ पाएगा, न तो ताकत, न तो समझेगा, न ही उसमें ज्ञान जो आप देना चाहते थे, जो भाव बताना चाहते थे, वह भाव ही समझ में आएगा। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो शब्द था वह हमारी ही ज्ञान का परीक्षा ले रहा था। हम अपने आप को ज्ञानी बन रहे थे, तो शब्द भी हमसे खेल ही रहा था कि चलो देखते हैं कि कितना भाई आपके अंदर ज्ञान है, कितना आप मुझसे खेल सकते हो, आप कितने समझदार हो। मैं अब आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी बातों को लोगों तक समझाइए। कैसे समझाएंगे, अब आप वह मुझसे खेलने लगे, जैसे शरारती बच्चा होता है, आप उसको जब जब मना करेंगे वह वही काम करता है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब जब यह अपनी बात लोगों को समझा नहीं पा रहे थे तो इन्हें पसीना हो गया, घबराने लगे कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो अपनी बातों को, अपने भावों को समझाने में असफल रहा, अब मैं करूं क्या? जब बात नहीं समझा पा रहे थे तो घबराहट में इन्हें पसीना आने लगा। जब पसीना पोंछते देखा, भाषा ने तो कहा कि भैया तुम कभी कभी धैर्य से भी काम लिया करो। धैर्य, सहूलियत अर्थात सुविधा के अनुसार, अपने ज्यादा ज्ञान ताकत का प्रयोग मत करिए, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने ताकत का इस्तेमाल करिए। आप उस परिस्थिति को भापिए कि वहां किस स्तर के लोग हैं, वे क्या सुनना चाहते हैं, वे क्या जानना चाहते हैं। ये नहीं कि आप गांव के अनपढ़ों में गए हैं भाषण देने के लिए और अंग्रेजी आप स्पीच करके चले आए, तो आपका वहां भाषण देना ही बेनामी हो जाएगा। कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि आप लोगों को क्या बताना चाहते थे, लोगों को क्या सिखाना चाहते थे, लोगों को क्या दिखाना चाहते थे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो भाषा को सहूलियत से बरतिए, सहूलियत के अनुसार, यानी परिस्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार भाषा का प्रयोग कीजिए। जहाँ पे जैसे लोग हैं वैसे भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर हम ग्रामीण लोगों के बीच जा रहे हैं तो ग्रामीण परिवेश में उपयोग होने वाली भाषा का प्रयोग करें। अगर हम
शहरी क्षेत्र में है तो शहरी क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग करें। अगर हम पढ़े लिखों के बीच हैं, प्रोफेसर लेक्चरार के बीच में हैं, तो वहाँ पर संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करें या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें। अगर हम कम पढ़े लिखे लोगों के बीच हैं तो वहाँ साधारण शब्दों का प्रयोग करें। भाषा यह कहता है, हर जगह एक ही भाषा का प्रयोग नहीं होता है, यह कवि बताना चाहता है। भाषा ऐसे शक्ति है, ऐसी ताकत है जिसको कि अगर हम परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, देश काल के अनुसार प्रयोग नहीं करेंगे तो वही रात्रिचर की जगह अगर हम निशाचर बोल दिए, असुर बोल दिए तो काम बिगड़ जाएगा, शायद आपको जूता चप्पल भी पड़ने लगे। इसलिए जहाँ पे जिस भाषा का प्रयोग है उसी भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। भाषा को सहूलियत से बरतें। अब यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य है कि कवि ने कविता में आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है कि हम आडंबरपूर्ण बड़े दिखावे वाले भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बात का मानवीकरण किया गया है कि बात शरारत बच्चों की तरह खेल रहा है, तो ये मानवीकरण कील की तरह, यानी शरारत बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। कील की तरह ठोक दिया, कील के समान उसकी तुलना की जा रहा है और शरारती बच्चे के समान बात की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती में अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी मर जाना में रूपक अलंकार है। मुक्तक छंद शैली का प्रयोग है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है। यह इस काव्य का काव्य सौंदर्य है। ये काव्य चैप्टर आपका समाप्त होता है। इस चैप्टर से जो भी अगर आपको भाव समझ में न आए हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके या कमेंट करके या मैसेज करके। उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इस कविता का संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए काव्य सौंदर्य लिख करके दिखाएंगे हमको। अब नेक्स्ट हम अगले भाग में इसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।